हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कंपल्सरी वाइंडिंग अप के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉलेंटरी लिक्विडेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। आपकी बुक में भी इनफैक्ट हो सकता है मेंशन हो कि वॉलेंटरी वाइंडिंग अप पहले मेंबर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप और क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप इन दो तरीके से हुआ करता था, और अभी भी बहुत सारी बुक्स में यही मेंशन्ड है। बट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016 के आने के बाद में जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस थे, उसके द्वारा वॉलेंटरी वाइंडिंग अप नहीं होता। अब जितना भी वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है वो आईबीसी 2016 के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, जो कि 1 अप्रैल 2017 से इफेक्टिव हो चुका है। और जितने भी सेक्शंस कंपनीज एक्ट के थे वॉलेंटरी वाइंडिंग अप से रिलेटेड, 304 से लेके 323, ये ऑमिट हो चुके हैं। अब जो ये प्रोसेस है वाइंडिंग अप का, ये किससे गवर्न होता है? एक तो आईबीसी 2016 के सेक्शन 59, ये सेक्शन 59 आपको मेन याद रखना है। दूसरा यहाँ पे इनके आते एक बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 2017। ये वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस को देखता है। और जो पहले नाम हुआ करता था कंपनीज एक्ट में, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप नाम आता था, और जो आईबीसी है ये टर्म यूज करता है वॉलेंटरी लिक्विडेशन। होता क्या है वॉलेंटरी लिक्विडेशन? वॉलेंटरी लिक्विडेशन, वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। वॉलेंटरी लिक्विडेशन का मतलब है कि कंपनी अपनी मर्जी से बंद होने का डिसाइड करती है, अपने एसेट्स को लिक्विडेट करने का डिसाइड करती है, क्योंकि अब उसको आगे बिजनेस नहीं करना। जो वॉलेंटरी लिक्विडेशन है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट कंपनीज के लिए यूज होता है, जो अपने डेट्स पूरे चुका सकती हैं। ये बच्चे ध्यान रखना, ये सिर्फ हमें सॉल्वेंट कंपनीज का लिखना है। जो इनसॉल्वेंट कंपनीज है उसको आईबीसी की कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अंडर डील किया जाता है, सेक्शन 7, 9 और 10 के द्वारा, जो अभी हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉलेंटरी लिक्विडेशन? देखिए, यहाँ पे जितनी भी सॉल्वेंट कंपनीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना है कि वो अपने आप को लीगल, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड प्रोसेस से बंद करवा सकते हैं, जिसमें ज्यादा परेशानी ना आए उनको। और इसके अलावा अपने डेट ढंग से पे कर सकते हैं, और अपने आप को एनसीएलटी के ऑर्डर के द्वारा प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व करा सकते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन, देखिए कॉर्पोरेट पर्सन तो हम बहुत वाइडर टर्म बोल रहे हैं, इसमें कंपनी भी आ जाएगी, एलएलपी भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे, बट हम यहाँ बात करें सिर्फ कंपनी की। कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन जिसकी डेट रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं और अपने आप को वॉलंटरी लिक्विडेट करवाना चाहता है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। Let's discuss the process of voluntary liquidation under section 59 of IBC 2016. The first step is declaration of solvency. देखिए, अगर वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है तो हम कौन से केस कर रहे हैं? सिर्फ सॉल्वेंट कंपनीज के केस कर रहे हैं। तो अगर आपको आगे जाना है लिक्विडेशन में, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि अपने आप को आप सॉल्वेंट डिक्लेयर कीजिए। तो कैसे होगा? जितने भी मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि कंपनी के पास तो भाई डेट नहीं है। देखिए, अगर डेट नहीं है तो ऑफकोर्स सॉल्वेंट ही है, पे करने की बात ही नहीं आएगी। या फिर हो सकता है अगर उसके पास डेट है तो कहेंगे कि हम अपने डेट्स, अपने एसेट्स बेच के पूरे पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो भाई डेट्स पे कर सकते हैं। दूसरा हम कहेंगे हम जो लिक्विडेशन में जा रहे हैं ये किसी को भी डिफ्रॉड करने के लिए नहीं जा रहे हैं। एक तो आप डिक्लेयर करोगे ये। दूसरा, ये जो डिक्लेरेशन हमने दी है ये एक एफिडेविट से वेरीफाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें आप अटैच करोगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इस बात का बच्चे प्रूफ होगी कि हाँ कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने डेट्स हैं, और क्या वो पूरे उनको पे करने में कैपेबल हैं। और साथ ही साथ वैल्यूएशन रिपोर्ट। देखो, वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी आपके एसेट्स की, तभी तो अंदाजा लगेगा कि हाँ भाई इतने आपके एसेट्स हैं, इतनी इनकी वैल्यू है, और ये पे हो जाएंगे इनके डेट्स। साथ में ये जो हमने डिक्लेरेशन बनाई है और साथ में जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है ये फाइल करने होंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। साथ ही साथ, क्योंकि हम आईबीसी के अंडर पढ़ रहे हैं, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई को भी आपको ये सबमिट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप इज स्पेशल रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। देखिए, डायरेक्टर्स ने तो डिक्लेयर कर दिया, अब डायरेक्टर्स का क्या काम होगा कि जब वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करते हैं उसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर वो एक जर्नल मीटिंग बुलाएंगे। जर्नल मीटिंग से हमारा मतलब होता है जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग।
क्योंकि मेंबर्स के पास ही पावर होती है स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करने की, कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए। सो जनरल मीटिंग होगी, वहां पे मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% वोट आने चाहिए फेवर में इस चीज के कि कंपनी को हम अपनी मर्जी से लिक्विडेट करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ वो एक लिक्विडेटर भी अपॉइंट करेंगे, और इस केस में उस लिक्विडेटर का रजिस्टर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना जरूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप इज अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स। देखिए, अगर कंपनी के डेट्स हैं ही नहीं तो इस स्टेप की नीड नहीं है, बट यस अगर कंपनी के कुछ डेट्स हैं, क्रेडिटर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो क्या होगा, हमने रेजोल्यूशन तो मेंबर्स ने पास कर दिया, बट उस पे स्टैंप लगाएंगे क्रेडिटर्स भी, मतलब क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल चाहिए विद इन 7 days। 2/3 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूवल चाहिए। अगर क्रेडिटर्स इतने एग्री कर जाते हैं तो ये प्रोसेस है एज वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो बच्चों देखो, मेंबर से भी अप्रूवल मिल गया, क्रेडिटर से भी अप्रूवल मिल गया, और एक रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो गया। तो अब क्या होता है, जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है ना, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी पावर्स खत्म हो जाती है, लिक्विडेटर के पास आ जाती हैं। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि जिससे जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनसे क्लेम इनवाइट करेगा कि विद इन 30 days अपने जितने भी क्लेम है आप सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज लिक्विडेशन प्रोसेस। देखिए, अब एक्चुअल लिक्विडेशन स्टार्ट होता है, जिसमें लिक्विडेटर सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। इसके बाद में जितने भी एसेट्स हैं उनको कलेक्ट करेगा, रियलाइज करेगा, वहां से जो पैसा उसके पास आएगा उससे क्रेडिटर्स की क्लेम सेटल करेगा वेरीफाई करने के बाद में। फिर भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसी के साथ साथ सब चीजों का वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स वो बनाएगा। देखिए, एक बात ध्यान रखना बच्चों, लिक्विडेटर किसी एक के फेवर में काम नहीं करता। लिक्विडेटर का काम है वो इम्पार्शियल होके सभी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, क्रेडिटर्स को भी पूरी पेमेंट मिल जाए जो वेरीफाई हो रहे हैं, और मेंबर्स को भी कुछ बचता है तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। देखिए, लिक्विडेटर प्रोग्रेस रिपोर्ट तो टाइम टू टाइम सबमिट करता ही करता है, बट लिक्विडेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद में, मतलब सारे एसेट्स बेच दिए, सबको पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स को, और अगर कुछ बचा वो शेयर होल्डर्स में बांट दिया, कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, एक फाइनल रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो मेंशन करेगा कि मैंने पूरा लिक्विडेशन कैसे कंडक्ट किया है, कैसे एसेट्स को रियलाइज किया है, उनसे जो पैसा आया उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या मैंने प्रायोरिटी रखी, ये सारी चीज उसमें मेंशन करेगा। इसके बाद में ये जो रिपोर्ट वो बनाता है, ये इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इसको भेजता है, साथ ही साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को रिपोर्ट वो फाइल करेगा। फाइनल स्टेप इज एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन। देखिए, लिक्विडेटर ने अपना पूरा काम कर दिया है, रिपोर्ट एनसीएलटी को सबमिट कर दी है। अब वो रिपोर्ट सबमिट करने के साथ साथ एनसीएलटी को बोलेगा भाई इस कंपनी का डिसोल्यूशन अब कर दीजिए, मेरा काम तो हो गया। जब एनसीएलटी इस रिपोर्ट को देख लेता है, एग्जामिन कर लेता है, अगर वो सेटिस्फाई होता है, वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देता है। जिस दिन डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास हो जाता है उस दिन से कंपनी ऑफिशियल डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है, अब उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप। देखो बच्चों, जो मैंने आपको कंपल्सरी वाइंडिंग अप में बताया था, सेम पॉइंट्स आपके वॉलंटरी लिक्विडेशन के हैं, क्योंकि वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के बाद में सेम ही चीजें होती हैं। सबसे पहले बिजनेस आपका सीज हो जाएगा, क्योंकि वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के बाद में बिजनेस बंद हो जाता है। बट जो एक्टिविटीज भाई वाइंडिंग अप प्रोसेस के लिए चाहिए, भाई आपको एसेट सेल करने हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीज। जैसे कि मैंने बताया, लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी पावर भी खत्म हो जाती है, सारा मैनेजमेंट लिक्विडेटर के हाथ में आ जाता है। नेक्स्ट इज लिक्विडेटर टेक्स कंट्रोल ऑफ कोर्स। सो लिक्विडेटर ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है सारा काम करने के लिए। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, सारे एसेट्स को रियलाइज करेगा, क्रेडिटर्स की पेमेंट करेगा, कोई सरप्लस आ जाता है मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और जो भी रिपोर्ट्स हैं वो अथॉरिटीज, इस केस में आईबीबीआई और आरओसी को फाइल कर देगा। नेक्स्ट इज लीगल प्रोसीडिंग्स आर स्टेज। जितने भी लीगल प्रोसीडिंग है जो कंपनी पे चल रही है, सब पे स्टे लग जाता है। उन पे आगे तभी बात होती है एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद में। और अगेन, अगर कोई नया केस होना है कंपनी के अगेंस्ट, वो एनसीएलटी के अप्रूवल के बिना नहीं होता, हो सकता है बट उसके अप्रूवल के साथ होता है। नेक्स्ट इज क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स इनवाइटेड। जब वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाता है, सो लिक्विडेटर प्रूफ ऑफ डेट्स मंगवाता है क्रेडिटर्स के लिए, और उनको फिर वेरीफाई करेगा और उनको फाइनेंस सेटलमेंट कर देगा जो वेरीफाई हो जाते हैं।
नेक्स्ट इज कंपनीज नेम टू इंक्लूड इन वॉलंटरी लिक्विडेशन। जब हमने बच्चों कंपल्सरी वाइंडिंग अप किया था तो हमने लिखा था कि कंपनी के नाम के आगे एक बार वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गया तो हमें इंक्लूड करना है इन लिक्विडेशन। यहाँ लिखोगे इन वॉलंटरी लिक्विडेशन, इतना सा फर्क है बस। मेन हमारा एजेंडा ये है कि पब्लिक को पता लग जाए कि कंपनी बंद हो रही है। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड। एज यू नो, एक बार वाइंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के, चाहे वो प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, जो भी है, सारी चीज फ्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज में बी डिस्चार्ज्ड। जो वाइंडिंग अप स्टार्ट होता है वैसे ही सारे बिजनेस ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं और एम्प्लॉयज का भी टर्मिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट, एसेट्स रियलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। लिक्विडेटर क्या करता है वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के बाद में, जितने भी एसेट्स उनको कलेक्ट करेगा, सेल करेगा और जितने भी क्लेम्स उनको सेटल करेगा। इसके बाद एंड में क्या होता है, रिपोर्ट सबमिट करता है लिक्विडेटर, साथ ही साथ एनसीएलटी को भी अप्लाई करता है डिसोल्यूशन के लिए। देखिए, चाहे ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन है, आईबीसी के अंडर है, बट जो सुप्रीम पावर है यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑर्डर की, वो एनसीएलटी के पास ही है। जो सेक्शन 59 है आईबीसी का, वो यही कहता है कि फाइनली कंपनी इज फाइनली रिजॉल्व्ड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। तो लिक्विडेटर अप्लाई करेगा एनसीएलटी के पास में कि भी सारा काम हो गया, डिसोल्यूशन कर दीजिए। इसके बाद एनसीएलटी ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन पास करेगा। उस दिन से कंपनी एज ए लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करना बंद कर देगी और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से रिमूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब तक हमने पढ़ लिया है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, पढ़ लिया हमने वॉलंटरी लिक्विडेशन पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी या फिर नेम रिमूवल बाय आरओसी क्या होता है, जो कि बहुत ही फास्ट और इजी वे है कंपनी को बंद करने का। सो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इन्हें पढ़िए टॉपिक्स को। अगर आपका कोई भी डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।